ढक्की भाई को जिला कचहरी में ले आए हैं और अभी उनको जो मजिस्ट्रेट है नईम भुट्टो साहब उनकी अदालत में चलान है ना वो 3 लोगों की हद तक आया है। ठीक है। उसमें नंबर 1 पे ये सादुर रहमान उर्फ ढकी है और दूसरे नंबर पे सुबहान है, फिर उनकी मिसेज है। ये 3 लोगों की हद तक अभी चलान आया है। पेशी के बाद इनको वापस ले जाया जा रहा है। ढक्की भाई को यहाँ पर कुछ जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ जो पुलिस एहलकार हैं उनके साथ थोड़ी बदतमीजी भी हुई, लेकिन ये ढक्की भाई को जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करने के बाद उनको बख्शी खाने ले जाया जा रहा है। तकरीबन कोई 30 से 40 मिनट उनको कोर्ट रूम में रखा गया और ये उनको बख्शी खाने जा। जी सर बताइएगा, आज डक्की की तलबी थी, क्या बना आज? बहुत शुक्रिया नातिक। आज रूटीन मैटर में ही, जैसा कि आप जानते हैं कि राउंड अबाउट 64 डेज़ हो गए हैं उससे ज़ेर हिरासत, जिसमें वो 22 दिन जुडिशल फिज़िकल रिमांड पे रहा है और अब बाकी का जो अरसा है वो जुडिशल रिमांड पे है। जुडिशल रिमांड जो है वो हर 14 दिन के बाद एक्सटेंड होता है। तो आज इसके साथ क्योंकि NCCA ने चलान भी जमा करवा दिया है तो चलान के हवाले से भी हेयरिंग थी और इसमें फिर रूटीन मैटर में उनकी अटेंडेंस थी और मज़ीद 14 डेज़ के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसमें जो नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग है वो 3/11/2025 है, तो दोबारा इनको तलब किया गया है। इसमें जो बाकी है, एक सुबहान है जो इसका मैनेजर है और उनकी मिसेज अरूब जतोई, उनकी हवाले से भी आज तलबी थी, वो अपीयर नहीं हो सके। तो उनकी हद तक अदालत ने फिर उनको मज़ीद टाइम दिया है कि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग तक वो भी इस चलान में हेयरिंग हो। अब अगली डेट पे वो भी इनके साथ इस अदालत में पेश होंगे। अच्छा, अगली डेट में मुझे बताइएगा, एक तो नाम अरीब का भी आ रहा है, सुबहान का भी है, इनकी मिसेस का भी है और डक्की को। मुझे ये बताइएगा अगली तारीख के ऊपर ये तमाम जो हैं अदालत के रूबरू पेश होंगे? नहीं, अभी तक जो चलान है ना वो 3 लोगों की हद तक आया है। ठीक है। उसमें नंबर 1 पे ये सादुर रहमान उर्फ ढकी है और दूसरे नंबर पे सुबहान है, फिर उनकी मिसेज है। ये 3 लोगों की हद तक अभी चलान आया है। बाकियों की हद तक उन्होंने वैसे चलान के अंदर जिक्र किया है कि हमने जो है वो आसम को, सिकंदर को और एक बिलाल बशीर है लड़का और एक ये है करीब, इनको हमने अब काउंटर डिक्लेयर कर देना है। इनके ख़िलाफ़ हम 87 की कार्रवाई करेंगे। ये चलान के अंदर उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन अभी जो चलान है वो 3 लोगों के अगेंस्ट आया है। हाजिरी इसमें 3 लोगों की होगी, अरूब की, सुबहान की और इसकी। रामी साहब ये बताइएगा कि अब हाई कोर्ट में कब पिटीशन दायर करने जा रहे हैं डक्की की ज़मानत की, ये बता दें। और इतना लेट क्यों किया, इसकी भी कोई वजह पीछे है तो वो भी बता दें हमें। देखें, अभी हाई कोर्ट आप जानते हैं कि उस हमारे पास एक तरह का फ़ाइनल चांस था। इसमें हमने बहुत सारे, उनकी लीगल टीम ने लीगल पहलू को भी देखना था, लीगल पॉइंट्स को भी देखना था, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मामलात को देखना था और फिर डकी की इंस्ट्रक्शन पे ही इसको डिले किया गया। तो अब आज उनसे बात हुई है और उन्होंने इस पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। अब वो होपफुल है कि इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट कमिंग 2 और 3 डेज़ के अंदर अंदर बेल फाइल कर दी आप जाएगी। क्या समझते हैं वो जो $3,26,000 हैं जो अभी तक मनी ट्रेल नहीं दे सकते, उसकी वजह से डिले हो रहा है ये हाई कोर्ट में? नहीं, उसकी मनी ट्रेल हमने दी है। हमने अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट उन्होंने उनके पास है वो ये पहले क्यों नहीं दी? ये सेशन में भी दी, जिला कचहरी में भी मांगते रहे, तब भी नहीं दी। जी नहीं, डकी की तरफ से दी गई। असल में ये सारी चीज़ें हैं ट्रायल स्टेज की। डकी की तरफ से उसने पहले दिन भी ये कहा है कि उसका जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो उनका प्रॉपर फाइलर है, उनके हवाले से टैक्स पे करता है और वो अपनी सारी अकाउंट स्टेटमेंट मनी ट्रेल देने के लिए तैयार है। $3,26,000 जो डॉलर हैं, उन्होंने कहा था कि इसकी मनी ट्रेल कहाँ से आई हमें ये बताएं, लेकिन वो नहीं दे पाए। नहीं, उन्होंने बताया कि वो पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं यूट्यूब पे और ये उनका ज़ाती पैसा है। ये कोई इन एप्लीकेशन को तो आए 8-9 महीने हुए हैं, तो उन्होंने अच्छा, बताया। मुझे भी बताइएगा फयाज भाई, आज अब कोर्ट रूम में उनके साथ मौजूद भी थे, क्या बात हुई उनसे? उनके हवाले से कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बेल के हवाले से बात हुई है, जिसमें उन्होंने उसके साथ एग्री किया है कि और नेक्स्ट कमिंग 2 और 3 डेज़ में बेल जो है वो उनकी हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी जाएगी। और जेल के अंदर जो मामलात होते हैं उस हवाले से बात हुई है, मुलाकात वगैरह के हवाले से बात हुई है, खाने के हवाले से बात हुई है, मेडिसिन वगैरह के हवाले से बात हुई है, जो रूटीन की बातें होती हैं। क्या मुझे भी बताइएगा कि जेल में उन्हें किस तरह रखा जा रहा है? जैसे आम कैदी हैं, जैसे हवालाती हैं, उनकी तरह रखा जा रहा है? कुछ जो है अच्छा ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा है, जैसे आपको बी कैटेगरी दी जाती है पढ़े लिखे लोगों को, तो क्या वहाँ पर क्या हालात है? बी कैटेगरी के लिए हमने अप्लाई किया था, लेकिन बी कैटेगरी हमें मिली नहीं है। ठीक है। और उन्हें जिस तरह से दूसरे कैदियों को रखा जाता है उसी तरह उनके साथ ही, और इनके साथ जैसे वो नेशनल साइबर क्राइम के दूसरे कैदी होते हैं उन्हीं के साथ ही इनको रखा गया। कोई स्पेशल प्रोटोकॉल किसी किस्म का नहीं है।
और बी कैटेगरी उन्होंने डिनाई अभी तक नहीं हमें मिली। अच्छा मुझे भी बताइए कि मेंटल स्ट्रेस क्या उनके ऊपर है, क्योंकि दूसरे कैदियों के साथ रहना एक बड़ा मुश्किल काम होता है एक इज्जतदार शहरी के लिए, तो क्या असर पड़ा उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर? देखें काफ़ी ज़्यादा, एक शख्स जो व्लॉगिंग का के साथ एक उसका पैशन है और उसने इसमें बड़ी डेडिकेशन के साथ काम किया है और पूरी दुनिया में अचीव भी किया है, आप लोगों के सामने ही है। तो फिर लास्ट 2 मंथ से व्लॉगिंग की दुनिया, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ये है कि देयर इज़ अ वाइडर डिफरेंस बिटवीन जेल लाइफ एंड नॉर्मल लाइफ। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप किसी इंसान को ज़िंदगी की सारी आसाइशें भी दे दें और एक कमरे में बंद कर दें तो वो जेल तो फिर जेल ही है। अच्छा अच्छा मुझे ये ये बात और हुई है, मेरे साथी रिपोर्टर ने कहा है कि डकी को बी कैटेगरी दीजिए। डकी की क्वालिफिकेशन क्या है? डेफिनेटली जब पढ़ा लिखा होगा तो बी कैटेगरी मिलेगी ना। आप बता दें इसकी क्वालिफिकेशन क्या है जो अप्लाई किया था बी कैटेगरी के लिए, एक तो वो बता दें, और दूसरा ये बता दें कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि डकी की जमानत हाई कोर्ट से हो जाएगी। ये 2 सवाल है, ज़रा हमारे सुनने वाले को देखें बता दें। क्वालिफिकेशन के अलावा हमारे में एक और भी चीज़ है, कुछ लोग बल्कि पूरी दुनिया में कुछ लोगों को टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर पीएचडी की डिग्रियां दी जाती हैं, जिसमें बहुत सारे क्यों बाबे बन जाते हैं तो उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होता, उनको पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। तो उसने यूट्यूब की दुनिया में अचीव किया है, उस हवाले से उसने पाकिस्तान के नाम में इजाफा ही किया है, कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया जिससे पाकिस्तान की कोई बदनामी हो। और अगर उससे रेवेन्यू आता है, प्रमोशन करना, आपने कहा प्रमोशन बदनामी नहीं है, बदनामी नहीं है। अगर प्रमोशन करना और यंगस्टर को बताना कि जाएं इस ऐप पर खेलें, आप भी कमाएं, ठीक है, लिंक मेरे यूट्यूब पे लगा हुआ है, किया तो उसने गलत है। और डक्की ने प्रमोट भी खुद भी एडमिट किया कि मेरे से गलती हुई है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोगों को बहुत अच्छा कर रहा है, उसको भी शायद बी कैटेगरी में, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है जिसकी वजह से उसको बी कैटेगरी मिली? 10 से 15 साल से वो यूट्यूब से काम कर रहा है। सर यूट्यूब की बात ही नहीं मैं कहता, मैं अच्छा क्वालिफिकेशन की बात कर रहा फयाज हूं। भाई मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइएगा जो असद नदीम है बाबा पे, वो आते हैं, पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद जमानत भी उनकी हो जाती है, तो क्या लगता है कि जो उनके वकील थे, मेरी जब उनसे बात हुई, उन्होंने ये बताया कि डिले करना जो है एक लिवरेज होती है क्लाइंट के लिए कि कहीं ना कहीं उसको आगे मुस्तकबिल में लिवरेज मिल जाती है, जब हाई कोर्ट में जाएगा तो जल्दी जमानत मिल जाएगी। आप क्या समझते हैं डकी भाई का केस और असद नदीम का केस कितना मुख्तलिफ है? पहला सवाल ये, और दूसरा ये कि असद नदीम बाहर आ गया तो डकी क्यों नहीं तक बाहर आया? देखिए इन दोनों के केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर डकी को केस देखें तो डकी डायरेक्टली उस एफआईआर में नॉमिनेटेड है। ये जो लोग लीगल विजडम रखते हैं या इन मामलात को समझते हैं, वो समझते हैं कि एक नामजद मुलज़म की क्या स्टेटस होता है, और जो एक मुलज़म जिसका एफआईआर में नाम ही नहीं है और उसको बाद में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के ज़रिए से नॉमिनेट किया गया। और डकी की हद तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके कहा कि हमने इनसे प्रमोशन कर ली है और रिकवरी कर ली है, रिकवरी भी होगी 10 करोड़ रुपए के हद तक, और प्रमोशन के हवाले से भी एलिगेशन उनके, जिस चैनल से प्रमोशन की गई उसको डकी ऑन कर रहा है। अब जो असद नदीम के ऊपर एलिगेशन है उसका तो ना कोई चैनल सामने आया कि कौन से चैनल से उसने प्रमोशन की है, ठीक है, ना कोई वो वीडियो सामने ला सके। इस एफआईआर में उनको नॉमिनेट किया गया, फिर भी 10 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ है, 10 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ है। तो इसमें क्या एक्सपर्टी दिखाई है कि एक बंदे का कोई आप कह लें कि रोल ही नहीं है, फिर भी 10 दिन का रिमांड, और 10 दिन के बाद हमारी जो एजेंसी है वो कोई चीज़ रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये केस और वो इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, और अदालत ने खुद अपने फैसले में लिखा, आपने भी पढ़ा नाते, कि हम प्रिजम्पशन की बुनियाद पर तो किसी को जेल में नहीं रख सकते कि इसमें ये किया होगा, उसने वो किया होगा। इसका डिफरेंट है उससे केस, वो मेन अक्यूज़ है, इसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नामजद किया गया और कोई एविडेंस भी सामने नहीं आया। अच्छा फयाज भी एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एक नेशनल टीवी ने खबर ब्रेक की है, क्योंकि आप उनके फैमिली मेंबर की तरह आप उनके साथ रहते हैं, वो जब आते हैं आपसे मिलते हैं और आप बहुत ज़्यादा उनको गाइड भी कर रहे हैं। अरूप की अपनी बीवी के साथ अलहदगी हो गई है इस केस की वजह से, ये एक साद की ना अपनी बीवी के साथ अलहदगी हो गई है, ये एक नेशनल टीवी की खबर है। तो ये बताएं कि आपके घर वालों से इस रिलेटेड बात हुई है या आपको कोई नॉलेज है, क्या सच में हो गई है, ये सिर्फ रूमर है या फेक न्यूज़ है? नहीं, ये फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस हवाले से बात हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं, अभी तक इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि अरूप का मैटर अभी अदालत में पेंडिंग है। तो इसमें बहुत सारे मामला है, अभी हम खुल के उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनकी बेल अलहदगी नहीं हुई, नहीं डिवोर्स नहीं हुई है। नहीं, इसके पीछे कुछ लीगल रीजंस है, इंशाल्लाह फ्यूचर में आने वाले वक्त में आप लोगों को बता सोशल मीडिया पे जो उनका अकाउंट है वहाँ से पिक्चर्स वगैरह तमाम डिलीट कर दी गई हैं, तो इस हवाले से आपकी बात हुई है किसी से? जी मैंने बताया ना कि कोई अलहदगी का पॉइंट नहीं है, इसमें कुछ और रीजंस है, वो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्क्लोज कर देंगे, अभी नहीं।